अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 10 की स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिसका सिलसिला एक दफ़ा फिर खुदा का शुक्र है शुरू हो चुका है। और जनाब जो सूरत हाल रही उसके हवाले से यकीनन अब सब जानते होंगे कि क्या कुछ होता रहा। बहरहाल ये सारे मामला एक तरफ, क्रिकेट की बात हमें करनी है और क्रिकेट का सिलसिला जो दोबारा शुरू हुआ है। पीएसएल के मैचेस जारी थे, अपने आखिरी मरहले की तरफ जो है वो तकरीबन टूर्नामेंट जो है वो बढ़ चुका है। और आज जो मैच खेला जा रहा है कराची और पेशावर की टीमों के माबैन, उसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही जो पिछले मैचेस में जो कुछ होता रहा उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। जनाब आज मैच स्टार्ट हुआ तो बड़े अरसे के बाद, काफ़ी देर से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हाई स्कोरिंग मैच हो। आज बिल्कुल वैसा ही नज़र आया। आज जब टॉस जीता पेशावर की टीम ने तो पहले बॉलिंग का फैसला किया और ये फैसला शायद उनके लिए बेहतर साबित नहीं हो सका। वो कि कराची की टीम ने जब वो 237 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में, तो हम ऐसा महसूस हो रहा था एक वक्त पे कि ये शायद 250 से भी ज़्यादा जो है वो स्कोर चला जाए। और बहरहाल उसके बाद अब से कुछ देर पहले तक सिलसिला जारी था। 147 के ऊपर 2 खिलाड़ी जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के जो है वो आउट हुए हैं और 15.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। और सूरत हाल ये है कि 29 गेंदों के ऊपर तकरीबन 91 रन जो है अब दरकार हैं पेशावर की टीम को ये मैच जीतने के लिए। और पेशावर की टीम की अगर बात करें तो चेस करते हुए साइम अयूब जो कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए इस पूरे पीएसएल एडिशन 10 में। 31 गेंदों पर 47 रन उन्होंने बनाए 151 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और उसके बाद मोहम्मद हारिस ने उनका साथ दिया, जो कि स्टार्ट से ही प्रेशर में नजर आए। सिर्फ 9 रन बना सके वो और वो आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम जो कि इनके पुराने पार्टनर हैं, जिनके साथ वो ओपनिंग किया करते थे, साइम अयूब, उन्होंने उनका साथ दिया। 41 गेंदों पर 71 रन उन्होंने बनाए हैं और 173 का इस वक्त स्ट्राइक रेट हो चुका है। 7 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है, इतना ऊपर आने के बाद और इतना जब हाई स्कोरिंग मैच आप खेल रहे हो तो क्या इस किस्म की बैटिंग की गुंजाइश बाकी है? इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इस मैच के हवाले से और साथ ही दीगर मैचेस के ऊपर भी हमारी बात होगी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान जनाब वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। और उनके साथ साथ अली रज़ा साहब जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक़ार भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। मैच आपके सामने है और पेशावर ज़ल्मी की पहले मैं चाहूँगा ज़रा फैसले के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए कि टॉस जीतकर पहले मौका दिया कराची की टीम को खेलने का, और कराची की टीम ने आज जिस तरह बैटिंग की है, ऐसा महसूस हो रहा था एक मौके पर कि शायद आज बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा। इनफैक्ट 250 से भी मामला आगे जाएगा। तो ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। आप काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं कि बड़ी अजीब बात है कि कंडीशन चाहे जो भी हो, कोई भी टीम हो, पहले टॉस जीतती है, बॉलिंग का फैसला कर लेती है। जी वक़ार भाई। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने मुझे अपने लाइन पे लिया कॉल पे। अच्छा, पहले तो मुबारकबाद क्या, एक हमें बहुत अरसे बाद एक हमारी फौज ने हमें इतनी बड़ी खुशियां दी और खुशखबरी कि हमें अभी तक वही हम उसको ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल अब ये पीएसएल शुरू हो गया तो क्रिकेट खेलते रहे, खिलाते रहे, तो अब क्रिकेट पे बात कर लेते हैं जी। तो आपने जैसे कहा कि ये एक बड़ा अजीब सा रुझान चल गया है कि मेरा ख्याल एक दो टीम है, कराची या कोई ऐसी टीम जो पहले बैटिंग करती है, वरना जिसको भी मैंने देखा T20 क्रिकेट में वो टॉस जीतते हैं और पहले फील्डिंग शुरू कर देते हैं। और अब आप मोस्टली रिकॉर्ड देख लें पीएसएल का कि पहली बैटिंग जो है वो मैच के अंदर ज्यादा कामयाबी हासिल करती है। बहरहाल ये उनकी अपनी समझ है, वो सारी करते रहे। अब मैं तो समझता हूँ कि खेल तो पेशावर भी बहुत अच्छा रही है, लेकिन ये मैच जो है फिलहाल इतने रन का एवरेज है, इसको अचीव करना मुश्किल काम है और शायद 20-22 बॉलों के ऊपर कुछ 80-70 के करीब रन चाहिए, जो मैं टीवी नहीं देख रहा। जी जी। तो बहरहाल ये है कि एक मेरे हिसाब से गलत फैसला था पिच देखकर कि अगर ये पेशावर पहले बैटिंग करती तो इस पोजीशन में थी कि उनको अंडर प्रेशर ले सकती थी कि लंबा स्कोर करके। बिल्कुल ठीक है। ये वकार भाई, बैटिंग का क्या करें? और फिर वही बात है कि पता नहीं बाबर आजम तनकीद की जद में रहते हैं। मैच की सिचुएशन के मुताबिक खेलना और अपनी इनिंग अच्छी करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
जिसका उनको हमेशा क्रिटिसाइज इसके लिए किया जाता है। मगर इसके अलावा और क्या किया जाए? जब साइम अयूब को देख रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हारिस हैं रिलायबल हैं नहीं, एक मैच में परफॉर्म करते हैं अगले मैच में कोलैप्स कर जाते हैं। अब ये अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या कहा जाए? अब इसकी इनिंग को किस तरह रेट किया जाए? क्योंकि अगर ये मैच फिनिश नहीं कर सके, भले आपके 100 रन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तो टीम के काम नहीं आने। फिर क्या करें? अब बाबर आजम का ये कहना है कि अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे या वो भी अगर स्कोर नहीं करेंगे तो नीचे तो कोई ऐसा रिलायबल नहीं है। जबकि अब महसूस ये होता है कि अगर आप ऊपर से मोमेंटम गेन कर लें, अगर अच्छी इनिंग एक बारी ले लें, तो फिर नीचे वालों के लिए आसानी हो जाती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स करते चले गए और आज भी ऐसा ही नजर आ रहा है। जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि पहली इनिंग में 237 का टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, चाहे वो किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये अचीव करती पेशावर कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा, जो उम्मीद मुझे कम है, क्योंकि बाबर ने अभी तक तो आज तक कोई ऐसा मैच पाकिस्तान खेल रहे हो या अपना PSL खेल रहे हो, कभी उन्होंने 100 मैच नहीं जिताया। अब मेरे हिसाब से ये मैच जो है वो और अपना काफी फेवर में है। ये 90 और 10 का मैच है, जो मैच अभी है कराची फेवर में ज्यादा है। और मेरा ख्याल है, मुझे आप इसमें जरा कंफर्म करें कि अगर आज पेशावर मैच हारती है तो क्या ये फर्स्ट 4 में आने के लिए आ जाएगी या बाहर हो जाएगी? कुछ ऐसा है? मुश्किल हो जाएगा। आज के मैच के बाद सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी पेशावर के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कराची मेरा ख्याल है अपने आगे की तरफ से गामजन हो जाएगी, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। मैच जीतने के बाद अच्छा, कराची के जो कप्तान हैं डेविड वार्नर, आज बड़ी ज़बरदस्त बारी उन्होंने ली है। 50 गेंदों पे 86 रन उन्होंने बनाए, 11 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। 172 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और उनका साथ दिया जेम्स विंस ने, जो कि टूर्नामेंट के अंदर अच्छी फॉर्म में रहे। 72 रन बनाए उन्होंने 42 गेंदों पर, 11 चौके उन्होंने भी लगाए और 1 छक्का लगाया और 171 रन का जो है स्ट्राइक रेट उनका रहा। और ये 2 बैटर ऐसे थे, जब ये बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद 250 से ऊपर चला जाएगा स्कोर। क्या कहेंगे इनकी बैटिंग के ऊपर और खासतौर पे कैप्टन का फॉर्म में आ जाना? विंस तो वैसे फॉर्म में थे, वार्नर की फॉर्म नहीं थी जी। और आज के मैच में उन्होंने ये बड़ी अच्छी कराची के लिए वो चीज रहेगी कि फॉर्म में आना इनका, क्योंकि अब जो इनके बड़े क्रूशल मैच हैं और उसमें परफॉर्म करना। तो वार्नर जब एक दफा फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होता है कि इनको रन से रोका जाए, जो आज उन्होंने बता भी दिया। और विंस तो इसमें पूरे टूर्नामेंट में रन करते हुए आ ही रहे हैं, तो उन्होंने एक अच्छा शुरुआत की और मैच पर इस पोजीशन में लिया है कि मेरे ख्याल से कराची को विनिंग पोजीशन में दोनों लेकर आ गए। उसके बाद नीचे खुशदिल शाह ने जो बैटिंग करी और बाकी जो प्लेयरों ने करी, वो एक बड़ा अच्छा उनका टारगेट था। और फिर फील्डिंग का मैयार भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ना PSL में इतना अच्छा नहीं रहा जो होना चाहिए। मैं इसी तरफ आ रहा था वकार भाई। ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने छेड़ दिया। मैं जरा इससे खुशी की बात कर रहा था कि उसकी बैटिंग मैंने देखी, 15 गेंदों पे 43 रन बनाए और 286 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। यानी कि डाउन ऑर्डर के ऊपर आकर जिस तरह की बैटिंग रिक्वायर्ड थी ना, आज उस तरह की उसने बैटिंग की है और इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ा एक हैंडी क्रिकेटर बनकर सामने आया। एक तो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर दूसरा ये मैं अभी डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले भी कि ये जो इरफानुल्लाह खान नियाजी हैं, ये और इस तरह का जो दीगर टैलेंट है, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। पिछले मैच में आपको याद होगा कि लाहौर कलंदर के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी, बड़े अच्छे छक्के भी लगाए और आज फिर वो एक दफ़ा कोलैप्स कर गया। ये सिलसिला है क्या? कंसिस्टेंसी कहाँ से लेकर आए वो हमें नजर नहीं आ रही। जी, कंसिस्टेंसी तो पाकिस्तान की हमारे किसी भी पूरे टीम के जो जितने प्लेयर खेल रहे हैं किसी में भी नहीं है जी। देखिए, कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं कि आपने अगर 10 इनिंग खेली है तो कम से कम 7 से 8 इनिंग्स में आपको अपनी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैटिंग। हमारे यहाँ है कि 10 इनिंग्स में से 2 में या 3 में परफॉर्म करते हैं, फिर वो रह जाते हैं। जब एक दफा रन हो रहे हैं तो फिर उसके बाद तो रुकना, मैं तो नहीं समझता कि रुकना चाहिए, उसको रन करते रहना चाहिए। जो दुनिया में जितने बड़े प्लेयर गुजरे हैं, किसी का भी नाम ले लें, वो देखें जब वो परफॉर्मेंस करना शुरू करते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है, वो करते चले जाते हैं आखिर तक। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। आपने सही कहा कि कंसिस्टेंट होते हैं और वो नज़र आती है परफॉर्मेंस, फिर वो कई सीरीज तक सिलसिला जारी रहता है। अगर टैलेंट नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज जो टैलेंटेड खिलाड़ी होता है वो अपना टैलेंट अपनी फॉर्म से ही साबित करता है। लेकिन यहाँ पे इनका अगर ग्राफ आप देखें ना,
तो हाई लो हाई लो हाई लो चलता रहता है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि लगता नहीं है कि ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं। तो ये एक हमारा कंसर्न ज़रूर रहा है। बाकी ये कि फॉरेन प्लेयर्स तो परफॉर्म करते रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया, आज भी अगर स्कोर कार्ड देखें तो उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। और लोकल प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन हमें कम नज़र आ रही है। पेशावर की जानिब से भी बात करें तो यही प्रॉब्लम है। इससे पहले भी TKC जो है वो पेशावर के लिए परफॉर्म करते रहे, मगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो इनके जो टॉप ऑर्डर था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रें थी, उसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। और जी जी। उसी तरह की सेल्फिश इनिंग जो है वो खेल रहे हैं, इस वक्त भी वही सिलसिला जारी है। तो क्या किया जाए फिर? पेशावर ज़ल्मी हो गई और दीगर टीमें हो गई, प्लेयर तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। आपको कोई नज़र आए, ज़रा बताइए। नहीं, अगर आपको याद हो तो लास्ट मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, आपसे सवाल किया था जी कि मुझे वो प्लेयर बताएं जो आइंदा पाकिस्तान खेल सकता है या पाकिस्तान को बिल्कुल नॉक कर रहा है कि मैं अब अगला मैं किसी वक्त भी पाकिस्तान में आ सकता हूँ। तो मुझे तो याद भी नहीं है और मेरी नज़र में कोई पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर नहीं है जो अब पाकिस्तान को खेल सके। जो भी आ रहे ऑर्डिनरी से प्लेयर हैं, एक दो मैच खेलते हैं फिर नहीं है, उसमें परफॉर्मेंस करी नहीं करी, ये सिलसिलात रहते हैं। और ये अभी फिलहाल मुझे पाकिस्तान में कोई भी एक प्लेयर ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इतने रन कर सके या कुछ हो सके। कर सके, ये तो है। गिवन सिचुएशन के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको देखकर ये कहा जाए। आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि मैं भी अक्सर यही सवाल करता हूँ कि आप कौन से, क्योंकि अभी तो जो खैर जो हालात हैं ना वकार भाई, उसमें तो सारे ही कैप सबको मिल रही है। शायद कोई प्लेयर बचा हो जिसको कैप ना मिली हो, वगरना आज से पहले जब आप क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं हुआ करता था। बहुत बड़ी बड़ी और सीरीज ऑफ परफॉर्मेंसेस के बाद किसी को कंसिडर किया जाता था। मगर आज बड़ी खुशकिस्मती है लड़कों की कि एक आध कोई परफॉर्मेंस अगर हो जाए तो उसकी बेसिस के ऊपर आपका नाम फौरन से कैंप में आ जाता है। ठीक है, अली मैं तो जी जी आपसे कहता हूँ ना कि जैसे एक वो हसन नवाज खेल रहे हैं प्लेयर, जी मुझे जी तो उनमें कोई ऐसे टैलेंट या खूबी नजर नहीं आई है, लेकिन वो माशाल्लाह पाकिस्तान से भी खेल गए और आइंदा भी खेलेंगे। जो उन्होंने एक दो मैच परफॉर्मेंस कर दी कैसे, तो यहाँ तो हमारे यहाँ एक मैच दो मैच परफॉर्मेंस करके वो पाकिस्तान ऐसा खेल जाते हैं, उसकी बात ही नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ आपने जी। बिल्कुल सही कहा कि कोई बात ही नहीं है पाकिस्तान खेलना, तो इतना आसान हो चुका है। सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ कि 18 गेंदों पर 61 रन जो है वो चाहिए और रिक्वायर्ड जी रन रेट जो है वो 20 का हो चुका है। और जी इस वक्त जो है वो बाबर आजम और TKC जो है वो टॉम खोलर कैडमोर मौजूद हैं। और देखना यह है कि इसको कैसे टारगेट को अचीव करते हैं, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, अपेरेंटली इम्पॉसिबल ही नज़र आ रहा है। अली रज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अली भाई को भी वेलकम करूँगा। अली भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और वक़ार भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम अली वालेकुम भाई, सलाम। मैच आपके सामने है और आप बड़ा बाबर आजम के सपोर्ट में बात करते रहे हैं। नो डाउट टैलेंट था, सब कुछ है, अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अभी वकार भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये मौका कम मिला है। लाइन पर से मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई, चलें दोबारा ले लेते हैं। लेकिन मौका कम ऐसा आया है कि जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकालें। अभी वकार भाई आप नवाज की बात कर रहे थे, पिछले मैच में समा उन्होंने परफॉर्म तो किया, क्वेटा को ले भी गए, पार भी कर दिया मैच, मगर वो जो फील्डिंग हुई है उसको कैसे भुला सकते हैं? मतलब जब तारीख लिखी जाएगी ये तो होगा कि आपने एक परफॉर्मेंस से मैच जितवाया, मगर ये भी देखना होगा कि वो आखिरी ओवर वाला, आपको याद है ड्रामा जिसमें 3 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हुए थे, तो ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड कहाँ हमारा चला गया? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि हाँ मैं मुतमईन हूँ कि ये तो काम अच्छा हुआ कि चले बैटिंग अच्छी हो गई, इससे बॉलिंग अच्छी हो गई, या फिर हमारे फील्डिंग कोई अच्छी हमें फील्डर मिल गए हों? इसमें क्या मिला आपको? लाइन पर हैं? अच्छा, लाइन गालिबन जो है वो ड्रॉप हो गई है। ओके ओके, दोबारा से आप लाइन पे ले लें तो हमारी ये डिस्कशन जारी है। और अभी कुछ देर पहले वकार भाई से ये बात हो रही थी कि ये जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ये इतना गैर मेयारी रहा है कि इस वक्त इस पूरे 10 साल के बाद सबसे ज़्यादा पुअर अगर कोई सीज़न रहा फील्डिंग के एतबार से तो वो यही सीज़न इसको कहा जा रहा है। और आज भी जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हुए हैं इतने क्रूशल स्टेजेस के ऊपर, तो ये एक बड़ा हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। वकार भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनको एक दफ़ा फिर वेलकम करूंगा। वकार भाई, अभी बात हो रही थी ज़रा फील्डिंग के हवाले से और परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही थी कि कंसिस्टेंसी एक तो नहीं है, दूसरा ये कि जो फील्डिंग का मेयार है वो इतना गिर गया है। ना आपकी बैटिंग अच्छी हो सकी, बॉलिंग में सिवाय अली रज़ा के और चंद एक नाम और थे जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं आई। आपने इसमें हासिल क्या किया ये तो ज़रा बताएं। जी वकार भाई।
जी जी जी, क्या सॉरी मैं सवाल नहीं सुन अच्छा सका अच्छा, मैं आपका। दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने फील्डिंग की निशानदेही की थी, मैंने आपसे पूछा कि क्या बैटिंग बॉलिंग कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप समझते हैं कि हमने कामयाबी हासिल की है इस पीएसएल एडिशन 10 में। हासिल क्या हुआ? फील्डिंग भी आपकी इस वक्त पूरा सीजन की जो पिछले 10 सालों में हुआ है सबसे वर्स्ट सीजन इसको समझा जा रहा है, तो हासिल क्या हुआ इस पूरी एक्सरसाइज से? मैं जी। तो कह रहा हूँ कि आप मुझसे जवाब में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। हमारी जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है इस टाइम बिल्कुल सिफर है। ना आपको प्लेयर मिल रहा है, ना कोई अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही, ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी हो रही है, चाहे वो वनडे हो T20 हो, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई पता ही नहीं चलता यहाँ पे कि वो मैच होकर टूर्नामेंट खत्म भी हो जाता है और बिल्कुल उसके बाद हमें पता कैसे, आप मुझे बताइए, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करेंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वकर भाई, एक चीज़ को और अभी ये इस 10 दिन के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और उसमें जी माइक हेसन का नाम जो है वो सामने आया कोच हाँ के लिए जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। और वो स्पेकुलेशन जो जारी थी कि हो सकता है कि किसी को कप्तान वो कोच बनाया जाए, उसमें फॉर्मर जी क्रिकेटर्स के नाम आ रहे थे, जी वो अब ख़त्म हो गया है। मेरा सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा इससे हटके हो जाएगा मगर ये भी ज़रूरी है कि क्या कोचिंग से आपका मयार बेहतर हो सकता है फ़ॉरेन कोच के ख़ास तौर पे नॉमिनेट करने से? इससे पहले भी बड़े नाम आपने उनको इंडा किया था देखिए, लेकिन इसका कोई इसका नतीजा तो नहीं बड़ा था। आसान जवाब है हम्म कि हम लोग कुछ सोचते नहीं है, वही आजमाए हुए को दोबारा लेकर आ जाते हैं। हम्म वही आकिब जावेद वो दोबारा, वही वकार यूनुस वो दोबारा, हम्म वही सकरैन मुश्ताक, वही अजहर महमूद। अब किसका नाम लें कि हटाते हैं फिर आते हैं फिर ले आते हैं। हम्म तो ये क्रिकेट इस तरह कभी भी सही नहीं होती है। राइट। अब हमारे यहाँ रखा जाता है फॉरेन कोचेस को, वो किसी ना किसी वजह से वो अपना डिजाइन करके चले जाते हैं, क्योंकि यार जो भी फॉरेन कोच आएगा ना वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के कोचेस से ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ काम करना इतना जो है ना आसान इसलिए नहीं होता है कि बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि यहाँ पर हमारे जो बड़े प्लेयर है ना वो कोचेस की बात सुनने को तैयार नहीं होते। नहीं होते। वो जो सबसे बड़ा हमारा मेन मसला है। ठीक है, कोचिंग। अब दुनिया में आप कितना बड़ा प्लेयर है, किसी का भी नाम ले दे, लेकिन जब उसका कोच कुछ उसको कहता है तो फिर वो उसकी बात मानता है, उसकी सुनता है। वो ये नहीं कहता कि यार अब तुमने क्या, हमारे यहाँ तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि तुमने क्रिकेट क्या खेली है, तुम्हें क्या पता है। ये सबसे बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है जो प्लेयर करता है, जो यहाँ पे बड़ा प्लेयर थोड़ा सा जो बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये कि सूरत हाल जिस तरह मैच जा रहा है मुश्किल होती जा रही है। ज़रा आज कराची की बॉलिंग की बात करते हैं ना। बॉलिंग के अंदर मीर हमजा अच्छी लाइन पे गेंद कर रहा है लेकिन अनलकी है कि ज़्यादा विकेटें जो है वो नहीं मिली आज। 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नबी ने 4 ओवर में 36 रन दिए, कोई विकेट नहीं। हसन अली ने 3 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट ली। अब्बास आफरीदी कराची के लिए सबसे अच्छे परफॉर्मर। हसन अली के बाद हसन अली की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। 3.4 ओवर में 45 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। आमिर जमाल और खुशदिल शाह। अब ये आमिर जमाल जो हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? 2 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं, तो क्या किया जाए? खिलाड़ी भी ऐसे हैं। और आज के मैच के हवाले से चलें, आज तो समाओ आप किसी ना किसी तरह बचा लेंगे लेकिन आपको परफॉर्मर तो लाने पड़ेंगे। इसके बारे में पर्टिकुलर क्या कहना चाहेंगे? जी। परफॉर्मर लाने के लिए कि आपको क्रिकेट का सिस्टम सही करना पड़ेगा। खुदारा ये जो दोबारा लोग आते हैं इनसे जान छुड़ाई जाए, किसी अच्छे लोगों को लाके बिठाया जाए। अब देखे ना, वहां से हटा के आप आकिब जावेद को आपने डायरेक्टर क्रिकेट उसको बना दिया, हाई परफॉर्मेंस का वो बना दिया, बिल्कुल डायरेक्टर बना दिया। यार आप एक काम एक सोच लो कि डायरेक्टर वो किस चीज के काबिल है। अच्छा। कोचिंग के अंदर उनकी आपने परफॉर्मेंस देख ली, फिर आपने उसको लगाया, फिर सिलेक्टर बनाया, फिर आपने आखिरकार बाकी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है आपने उनको। अब यहाँ तो बड़ा मसला, जब तक ये एडजस्ट करना नहीं छोड़ेंगे ना तो बड़ा मसला होगा। यहाँ पर हमें चाहिए एक समझदार किस्म के लोग जो उसको अब पता चले कि हाई परफॉर्मेंस में किस तरह काम करना है। अब एक शख्स पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करते हुए एकदम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चला गया, फिर कौन से प्रोग्राम बनाने, कौन से क्या करना है फर्दर। हमारे यहाँ प्रोग्राम बनता है 2 हफ्ते का प्रोग्राम, 3 हफ्ते का प्रोग्राम। भाई ऐसा नहीं होता, ये कम से कम 6-6 महीने के प्रोग्राम होते हैं, उसमें चलते हैं, उसमें भी आपको प्लेयर्स को निकाला जाता है। हाई परफॉर्मेंस। बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं। बाबर आजम आउट हो गए इस गुफ्तगू के दौरान, रन लेते हुए वो आउट हो गए। और यही बात आपसे कुछ देर पहले हो रही थी। सवाल मेरा यही था कि आप ऐसी सिचुएशन में मैच को पार लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैंपियन क्रिकेटर हैं, अपनी इनिंग तो उन्होंने 94 किया, ठीक जी, वो इस 94 का क्या फायदा जिससे आप मैच नहीं जीत सके? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इसका। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। वही रिजवान की परफॉर्मेंस हमने देखी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन इस वक्त वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की रही है। बॉटम आउट कर गए,
ऐसी परफॉर्मेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इनको कोई याद रखेगा। अगेन बाबर आजम के केस में भी ऐसा ही हुआ कि रन आउट हो गए, आमिर जमाल की बात हो रही थी, आमिर जमाल के ही उस पर आउट हो गए, रन आउट उन्होंने उनको कर दिया है। तो ये सिचुएशन है। अब सदाकत जो है वो क्रीज पर हैं और देखना ये है कि अब कैसे मैच, क्योंकि मुश्किल होता जा रहा है और सूरत हाल ये है आपसे कुछ देर पहले तक की कि 13 गेंदों के ऊपर 56 रन हैं, जो कि तकरीबन अब नामुमकिन नजर आ रहा है। अली भाई आपकी तरफ आऊँगा, तो ये जो टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही पेशावर ज़ल्मी की वो आपके सामने है, बड़े नाम थे लेकिन कोई परफॉर्मेंस। अली भाई की कॉल तो मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है शायद। वकार भाई लाइन पर आप हैं हमारे साथ? अच्छा, लाइन मेरे ख्याल में गालिबन ड्रॉप हो गई, दोबारा रब्ता करने की। अच्छा अली भाई आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। अली भाई परफॉर्मेंस आपके सामने है, आपका जो चैंपियन क्रिकेटर हैं, मैच आज पार लगा सकते थे लेकिन 94 के ऊपर रन आउट हो गए। अब क्या किया जाए ये बताएं कि ऐसी परफॉर्मेंसेस का आपको क्या फायदा है जिसमें आप इंडिविजुअली तो स्कोर कर रहे हैं लेकिन टीम आपकी जो है वो मुश्किल में आ जाती है। और यहाँ पे ये भी देखना होगा, बड़ा अगर फेयर एनालिसिस करें अनबायस्ड बिल्कुल, तो आप उस पोजीशन पे गए थे जहां से आप मैच को चेंज कर सकते थे, आपको मोमेंटम गेन कर सकते थे, लोअर ऑर्डर के लिए, मिडिल ऑर्डर के लिए आप अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, लेकिन आपने अपनी इनिंग तो पूरी की मगर टीम आपकी एक दफा फिर जो है वो मैच से बाहर होती नजर आ रही है। जी अली भाई फरमाइए। देखिए यासिर भाई, बाबर आजम ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की, 190 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने रन किए हैं और उसका साथ नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे मैं हारिस को बोलूंगा, फोकस करूंगा हारिस को। हारिस ने काफी इनिंगों में फेल हुए और वो आते हैं अपने बिल्कुल इस तरह कैजुअल होकर बैटिंग करके चले जाते हैं। देखिए सैम अयूब ने 47 रन किए, अच्छी बैटिंग करी, बारी ली, फिर बाबर साथ चल रहे थे। जब सीनियर प्लेयर, अच्छा प्लेयर खड़ा हुआ है आपके साथ, आप थोड़ा लंबा लेके चले, वो अपने पे मतलब वो चाहते हैं कि 2-4 ओवर में गेम चेंजर बन जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि हारिस वन डाउन आ रहे हैं हर मैच में और इस तरह फिर आपको एडमोर जो आ रहे हैं बैट्समैन, उन्होंने भी कोशिश की। देखें बात ये, रन तो बहुत हो गए थे क्योंकि 237 का टारगेट दिया था, 237 बहुत ज्यादा रन होते हैं, उसमें एक 100 लगता है। तो बाबर अगर 100 करते और उनका कोई सही तरह प्रॉपर साथ देता तो जीत सकती थी पेशावर। नहीं अली भाई मेरा सवाल आपसे ये है ना, देखें आपको अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं मैं एक बात, सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नहीं खेलेंगे, मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आपको एनालिसिस करना होगा कि आपकी इनिंग्स की क्वालिटी आखिर है क्या। जब आपको तेज रन करने होते हैं ना, उस वक्त अगर आप स्लो हो जाएंगे और आखिर में आकर अगर आप उसको तेज करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, यही होगा कि प्रेशर इतना माउंट हो गया कि आप गलत रन लेते हुए आउट हो गए। अगर स्टार्ट से आप अगर अपना गियर चेंज करते तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती है और नीचे आने वाले बैटर को थोड़ा सा स्पेस मिलता कि वो कुछ करता, आपके साथ कोई पार्टनरशिप लगाता या खुलकर क्रिकेट खेलता। ऊपर से आपने हमेशा ये किया कि जो टॉप के ओवर्स होते हैं, पावर प्लेज होते हैं, उसमें आप लॉक कर देते हैं और उसके बाद जब आपको ईज मिलती है तो आप रन करने की कोशिश करते हैं और एंड रिजल्ट यही होता है कि मैच से आप बाहर हो चुके होते हैं। तो ये तो समझने वाली बात है ना, आपको ऐसी इनिंग्स का क्या करना है। आपने कहा किसी ने साथ नहीं दिया, आप जिस नंबर पर गए हैं, वन डाउन गए हैं, मैच खुला हुआ था, उस वक्त अगर आप चार्ज लेते, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, मतलब 15 ओवर तक अगर स्ट्राइक रेट आपका 100 से नीचे हो और उसके बाद आप उसको ऊपर ले जाएं, तो फिर इस ऐसी बैटिंग का फायदा क्या होगा, ये तो जरा बताएं। देखिए बाबर जो है ना, स्ट्राइक रेट उनका तो हमेशा से कम ही रहा है। बाबर लंबी इनिंग खेलने में जाते हैं, आज उन्होंने खेल के दिखाई और फिर भी 190 के स्ट्राइक रेट पे जो वो आउट हुए और मैच तकरीबन उन्होंने किसी ने मिडिल ऑर्डर में साथ नहीं दिया ना। आप ये भी तो देखे ना, अगर बाबर विकेट पे खड़े हुए हैं तो जो सैम अयो बाबर ने अच्छा स्कोर दिया, अच्छा मतलब परफॉर्म करके अच्छा एवरेज से एडजस्ट कर दिया था, सेट कर दिया था। पीछे से आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो क्लच कर गया ना। मिडिल ऑर्डर देखें, जब एक सीनियर बैट्समैन है अगर वो खेल रहा है तो अली भाई मैं जो चीज आपसे जानना चाह रहा हूं ना वो ये कि देखें आप ऊपर खेल रहे हैं, नीचे वालों की बारी तो बाद में आनी है, आपने प्रेशर उनके ऊपर से रिलीज करना है ना। वन डाउन आप आए, जब हारिस आउट हो गया तो ऑलमोस्ट आप ओपनिंग ही पोजीशन पर आ गए। अब यहां से आपने मैच की डायरेक्शन सेट करनी होती है। जब आप वहां पर स्लो हो जाएंगे, जब वहां पर आप ऐसा महसूस होगा कि चेज छोड़ देंगे, अपनी इनिंग बनाने में लग जाएंगे, तो फिर नीचे वाला क्या सोचेगा कि ऊपर जो बैट्समैन है उन्होंने तो सिचुएशन ही मैच की चेंज कर दी। और फिर अगर आप आकर मोमेंटम गेन करने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली यही नतीजा होगा जो आज हुआ है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये महसूस हो रहा था कि अगर 100 हो भी जाता
मैच तो आपके हाथ से निकल गया था, आपने इतना मुश्किल कर दिया मैच को कि नीचे वालों के लिए कुछ बचा ही नहीं। आप कोई डाउन ऑर्डर में तो नहीं हो, आप तो टॉप ऑर्डर के ऊपर हो। हारिस के आउट होने के बाद तो आप ओपनर ही थे इस मैच के अंदर। ये मैं आपसे जानना जी, चाहता हूं कि क्वालिटी कब लेकर बिल्कुल आएंगे सही कह जी। रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा स्लो हो गए थे बीच में, लेकिन बात तो यही है कि इनको एवरेज मेंटेन करना चाहिए था बिल्कुल, और टारगेट के करीब जाना चाहिए था। इन्होंने बहुत एंड में जाके अपना एवरेज मेंटेन किया, स्ट्राइक रेट बिल्कुल ऊपर उठाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मसला सारा ये है कि घूम फिर के जो है ना फिर वहीं पे बाबर, रिजवान, दो चार बैट्समैन सीनियर वही परफॉर्म कर रहे हैं। अभी एक दो प्लेयर अच्छे दिखे थे, लेकिन यार कोई नए प्लेयर को भी तो कोई एक आध 100 लगाना चाहिए ना इसमें। हाँ। अब हारिस हैं जैसे और भी बैट्समैन हैं, इनको देखें, इनको भी कोशिश करना चाहिए। बाबर तो लेके चला गया ना यहाँ तक, बीच में एक बैट्समैन भी थोड़ा सा अगर 40 रन की इनिंग खेल जाता तो मैच बॉल टू बॉल हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता मैच आखिर तक, आखिरी बॉल तक। अब क्योंकि आप देखिए ना 3 ओवर में 60 रन चाहिए, तो फिर बचता क्या है। बिल्कुल। तो स्ट्राइक रेट भी आपने बेटा एडजस्ट करना है, फिर उसको रन भी जाना है, चेस पे भी जाना है, तो मुश्किल हो जाती है। जाहिर सी बात है, उन्होंने फिर उसके बाद जो है ना बॉल में वेरिएशन करनी शुरू कर दी, तो हिट आसानी से लग नहीं रही थी, क्योंकि विकेट तो अच्छा है, बल्ले पे बॉल आ रहा है, तो जितने बॉल आ रहे हैं, मीर रमजान ने बहुत अच्छी लाइन पे गेंद करी, तो इस वजह से उन्होंने पेशावर को पकड़ा। पेशावर तो तकरीबन मैच में आ गई थी, लेकिन उनके जो बीच में जो बॉलर ने गेंद की है, तो बहुत अच्छी बॉल करी है जो सेकंड स्पेल उन्होंने किया है, तो उसी के रिजल्ट से जाहिर सी बात है, एक तरफ से बॉलिंग अच्छी होगी तो फील्डिंग साइड का एडवांटेज होगा, बैटिंग अच्छी होगी तो बैटिंग साइड को, तो वहां पे इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी बॉलिंग की है, तो जिसमें से पेशावर को उन्होंने पकड़ लिया। यही वजह है मेरे को दिख रही है, बाकी तो इसके ऊपर बात करते मैच हैं। तो अच्छा हुआ, बड़े से बड़े रन हुए, ऑलराइट, ये भी ऑलराइट, अच्छा लगा। ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो मैच का नतीजा भी आ चुका होगा, और फिर इसके ऊपर जो अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैच का नतीजा जी आ चुका है, और कराची की टीम ने ये मैच जो है वो 23 रन से जीत लिया है, और इसके साथ ही प्लेऑफ्स के मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो कोयटा की टीम जो है वो लीड करती हुई नज़र आ रही है, उसके बाद कराची, दैन इस्लामाबाद, ये 3 टीमें ऐसी हैं जो इस वक्त टॉप नॉच के ऊपर हैं, और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उसके लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। और पहले से इस बारे में बात हो रही थी कि सिचुएशन ऐसी है कि आपने अगर इस वक्त परफॉर्मेंस नहीं दी, तो फिर टूर्नामेंट में अब क्योंकि अपने क्लाइमेक्स की तरफ है, तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। बहरहाल दोबारा से इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ वक़ार हुसैन साहब और अली रज़ा साहब जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले लाइन पर थे, एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करें, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, एक दफ़ा फिर ज्वाइन करने के लिए। वक़ार भाई, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अली साहब, हमारे जो अली रज़ा भाई हैं, वो ये कह रहे थे कि नीचे और कोई परफॉर्म नहीं करा बैट्समैन, इसलिए बाबर ने जो है वो इस तरह की बैटिंग की है, और एक अच्छी इनिंग जो है उन्होंने खेली, मगर टीम के काम नहीं आ सकी। मेरा सवाल ये था कि आपने मैच को खुद क्यों इतना मुश्किल बनाया, जब आपके बॉल आप बल्ले पर आ भी रही थी, पिच भी सपोर्टिव थी, हाई स्कोरिंग मैच भी था, सब कुछ था। टॉप के ऊपर अगर आप आते हैं, और अगर वहाँ से आप स्लो हो जाते हैं, तो फिर नीचे वालों के लिए मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, जो कि आज भी वैसा ही हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैं चाहूंगा सर आप इसके ऊपर कमेंट करें कि ये इनिंग वैसे तो 94 रन बड़े थे जी। इसके अंदर कोई मौजूदा ही था जो पेशावर को, जो 237 का टारगेट 20 ओवर में बहुत होता है जी जी। इसमें न बाबर आजम जितवा सकते थे। मैं इस मैच के अंदर खासकर कहूंगा कि उन्होंने 94 की बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, नो डाउट, उसमें शॉट्स भी खेले, बैड लक रन आउट सौ नहीं कर सके, लेकिन मैच इसलिए कोई भी होता, मेरा ख्याल है चाहे बाबर आजम होता या साइम अय्यूब होते, मैच बड़ा मुश्किल टारगेट था। जब आप मुश्किल टारगेट को चेस करने जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस
ये भी होते हैं कि आप आउट भी हो सकते हैं, और वही हुआ। तो आप कितना इसके अंदर कुछ करेंगे? देखिए ना, बात यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना वो नहीं हुआ, कि हैरत की बात नहीं कि ये चेज, हाँ यही रन 180 190 होते और फिर बाबर चेज नहीं करते, तो फिर आप शिकायत। इस मैच के अंदर मैं कहता हूँ बाबर का कोई भी कसूर नहीं है कि वो मैच जो है वो चेज नहीं कर सके, रन चेज नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है। लास्ट शॉट में अली रजा साहब से लेना चाहूँगा। अली भाई ज़रा एक जुमले का और इजाफा कर दें। आप पेशावर की तरफ आप हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी फेवरेट टीम है या नहीं है, लेकिन ये है कि अब टूर्नामेंट के लिए जो है ना वो दरवाजे तकरीबन बंद होते जा रहे हैं। जी जी, पेशावर वैसे मेरी वाकई फेवरेट टीम है और दरवाजे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। देखिए मसला ये है कि इनके जो मेन जो पेशावर के जो दो वेपन थे, खास तौर पे उसको शैम अयूब को, और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर सामने होके आए हैं पूरी दुनिया में, और क्वालिटी प्लेयर है पीएसएल की दरियाफ्त है, और उसके साथ बाबर आजम है। अब ये दोनों इतना एंड में चल रहे हैं, वो कहते हैं बिल्कुल एंड हो गया तो उसका क्या फायदा। हाँ, तो ये बात इतना देर से हो गया ना, चिड़िया चुग गई खेत थल्ले रह गई रेत, तो वही वाली बात रह गई है। तो अभी क्या फायदा। बात है यही, जो इनिंग जो बाबर ने खेली है, सैम ने खेली है, शुरू में तो जा रहे थे आ रहे थे सैम अयूब, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हुई। जो पेशावर के जो मेन प्लेयर हैं, जो मेन वेपन्स जो हैं, तो वो उन्होंने जो ना राइट टाइम पे परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसला उनके साथ आया और ये भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है अली भाई, पेशावर की बैलेंस टीम थी। ठीक है, बैलेंस टीम थी। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आपसे बात करूंगा, होपफुली मेरे पास आपके लिए कोई सवाल ज़रूर हो आपकी टीम के हवाले से, कोई अच्छा कोई चीज़ मेरे पास हो आपसे डिस्कस करने के लिए। लेकिन यहाँ तो मैं बड़ा आज भी सख्त जो है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी अपॉर्चुनिटी तो थी। चलें, बहरहाल अली भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। वकार भाई लाइन पे ही हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जो है आपसे कुछ देर बाद एक और हमारे जो है वो मेहमान होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे। वकार भाई से मैं पूछता हूँ, वकार भाई परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही है, और मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती हैं। इतनी बुरी टीम नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बुरी है। बस ये है कि कैप्टन जो होता है ना वो फ्रंट से लीड करता है। आज के मैच में भी जो वाज़ेह फ़र्क था वो कैप्टनसी का था, जो फ्रंट से लीड उन्होंने किया, तो नतीजा आपके सामने। जी वकार भाई। ये तो आपने वही सवाल कर रहे हैं ना, कि मैंने कहा कि बाबर ने आज तक तो कोई मैच मेरा ख्याल से, मुझे तो याद नहीं है कि वो फिनिश किया, लेकिन इसको मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये मैच फिनिश करना कोई इतना आसान नहीं था आपके ख्याल में कि ये इतना वो नहीं था। ठीक है, इसमें बाबर के 100 भी 150 रन सब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करी, और आज मैं समझता हूँ कि बेहतर खेले, बिल्कुल ठीक है। जो आज उनकी खास बात जो मैच में थी कि उन्होंने कोशिश करी टीम को आगे ले जाने की, और कम बॉलों पे उन्होंने अपने अच्छे रन बना लिए, अच्छे रन बनाए। हाँ, लेकिन टारगेट ज़ाहिर है अब इसमें यही होता है ना कि आपको 12 रन का एवरेज चाहिए। अगर आपने किसी में भी 10 बना लिए वो 14 का हो जाता है, फिर किसी में कर लिए 15 का हो जाता है, तो फिर इस तरह बढ़ता रहता है, मुश्किल हो जाती है। ठीक हो गया। चलें, गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुनीर अल हक साहब हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, तज्जियाकार, और हमारी ट्रांसमिशन में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर भाई को मैं वेलकम करूँगा। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वकार भाई की खिदमत में मेरा सलाम। मुनीर भाई, आपकी आवाज़ सुन के मैच का सिलसिला तो पीएसएल का दोबारा शुरू हो गया, मगर आज अभी जो मैच अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ है, पेशावर के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ गई, और ख़ास तौर पे बाबर आजम की इनिंग के हवाले से मैं आपका जानना चाहूँगा कि आपकी इसके ऊपर राय क्या है, आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या तबसरा इसके ऊपर करेंगे, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, पेशावर की मुश्किलात तो यूं मैं नहीं कहूंगा बड़ी है, क्योंकि एक मैच उनका है और वो डू और डाई मैच। अगर आज वो जीत लेते तब भी उनके लिए डू और डाई होता, और नहीं जीते जब भी डू और डाई है। ठीक है, बिकॉज कि अगर आज वो जीत लेते तो उनके 10 पॉइंट्स होते और लाहौर के 9 पॉइंट्स हैं, तो लाहौर अगर कल उनको हरा देता तो वो बाहर हो जाते। अभी इनके 8 पॉइंट्स है, लाहौर के 9 पॉइंट्स है। कल ये लाहौर को हरा देंगे तो पेशावर की टीम पहुंच जाएगी। लेकिन पेशावर की जो आज बॉलिंग रही है ना, उसने बड़ा लेट डाउन किया है। अली रजा के 4 ओवर में 60 रन बन गए, अहमद दानियल के 4 ओवर में 66 रन बन गए। एक तो एक पार्टनरशिप जो दूसरी विकेट की थी जेम्स रेन्स और डेविड वार्नर की, वो तो बहुत ही शानदार थी। लेकिन आखिर में जो उन्होंने ऑनस्लॉट किया है ना नबी और खुशदिल ने, वो तो उसका तो कोई जवाब नहीं था। इसलिए कि आखिरी 11 गेंदों पर 50 रन बनाए कराची किंग्स ने। एक 286 के स्ट्राइक रेट से खुशदिल शाह खेल गए, 260 के स्ट्राइक रेट से खेल गए मोहम्मद नबी। तो इतना जानेना अंदाज से खेले कि वो स्कोर को
जहाँ 200 होना चाहिए था वो 237 तक ले गए। और वो जो 37 रन थे ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि 200 तक तो शायद ये विकेट ऐसी थी खेलने वाली। दूसरी बात ये कि बाबर आजम के बारे में वकार भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि उन्होंने अच्छा खेला आज, लेकिन चूंकि रन इतने ज्यादा थे और शायद वो जज उसको नहीं कर पाए, बिकॉज एक मौके पर जब बाबर खेल रहे थे तो 19 का एवरेज हो गया था। एक बड़ा ओवर इनको मिल गया था जिसमें 23 रन बनाए थे, लेकिन फिर अगले ओवर में वो आए कराची के फास्ट बॉलर हसन अली और उन्होंने सिंगल रन देके मैच को कर लिया। फिर बाबर रन आउट हो गए। 95 इस सीजन में मेरे ख्याल उनका सबसे बड़ा स्कोर है। अभी तक उन्होंने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया था। नजर आए हैं अच्छे टच में, लेकिन आज स्ट्राइक रेट आस्किंग रेट इतना ज्यादा था कि वो बाबर की पहुंच से दूर था। फिर भी बाबर ने उस अंदाज से नहीं खेला जो हम उनको कहते हैं स्लो अंदाज से। आज अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन इन द एंड मैच जीतने की बात होती है, कराची को क्रेडिट जाता है। कराची ने मैच जीता, कराची की टीम क्वालिफाई भी कर गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू कराची। आज ये टॉस जीतकर बॉलिंग का जो या फील्डिंग का फैसला, इसको कैसे देखते हैं मुनीर भाई? ये ज़रा जवाब दीजिए, क्योंकि ये तो बैटिंग ट्रैक नज़र आ रहा था और कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि बॉलर्स को के लिए कोई इसमें कोई चीज़ मौजूद है, कुछ ईज़ हो। तो इसको कैपिटलाइज क्यों नहीं किया है? मिसरेड हुआ है क्या ये चक्कर, या फिर ये एक फिनोमेना है कि टॉस जीतोगे तो पहले फील्डिंग ही करोगे, पहले बैटिंग नहीं करनी? बैटिंग अगर स्ट्रेंथ हो तो पहले तो बैटिंग को परस्यू करना था, और जब खासतौर पे आपकी बैटिंग इतनी प्रेशर में हो, आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो मेरे ख्याल में मेरी अपनी राय है कि बैटिंग को तरजीह देनी चाहिए। यहाँ पर ये फैसला कैसा रहा? यार आपकी बात 100% दुरुस्त है, इसलिए कि जो पिंडी की विकेट है ये तो तमाम जितने भी ग्राउंड जहाँ PSL हो रहे हैं उनमें सबसे बैटिंग के लिए परफेक्ट ग्राउंड है। यहाँ पर तो 200 रन चेज आराम से हो सकते हैं। तो ये अच्छा मौका था बाबर के लिए कि पहले वो खुद बैटिंग करते। जाहिर है वो भी फॉर्म में है, शाहिद अयूब भी पिछले मैच से फॉर्म में आ गए थे, और भी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलता। लेकिन आई थिंक यहाँ पर या तो कोई हिकमत अमली पहले से तय होगी पिशावर की, या फिर बाबर के दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे ख्याल है टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लेते। रन जिस तरह से आज कराची किंग्स ने जानेन अंदाज से खेलते हुए बिल्कुल फ्री खेल रहे थे, वो लग रहा था कि भाई वो मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो टॉस हारने का भी उनको नुकसान नहीं हुआ। बाबर आजम टॉस जीतकर भी मैच हार गए। तो आपकी बात दुरुस्त लगती है कि पहले बैटिंग करते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। अच्छा, एक चीज़ का और मुझे मुनीर भाई जवाब दीजिए। मैं पता नहीं ऑब्जर्व मैंने किया, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ, कैप्टनसी में मुझे बड़ा फ्लॉ नज़र आया। बॉलर्स को किस तरह आपने यूज़ करना है। अब ये कोई पहला दूसरा मैच नहीं था, याद रहे, अब तक आपको नहीं पता चला कि अपने बॉलर्स को किस तरह से मैंने यूज़ करना है। और मैं अहमद दानियाल को स्टेज पे लेकर आऊं या अली रज़ा को कब लाऊं, अगर मुझे ये नहीं पता तो मुझे फिर ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कैप्टनसी आती है या नहीं आती। क्या ये वाक़तन ऐसा है या मैं ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूं? आपको क्या लगा, ज़रा ये बताइएगा। जी नहीं, थोड़ी बात तो आपकी सही है, लेकिन बात यह है कि आज वो खुशिल शाह और मोहम्मद नबी खेले भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब आखिर में जो उन्होंने जानेना अंदाज अपनाया ना, तो शायद कोई भी बॉलर होता तो वो बच नहीं पाता। लेकिन आपकी बात सही है कि बाबर आजम में कैप्टनसी का फ्लॉ में नजर आता है कई जगह पे, जहां पर आज भी कुछ कह रहे थे लोग कि शायद वो बाहर सदाकत को बुला लेते थोड़ा अर्ली तो डिफरेंट हो सकता था बैटिंग में। बॉलिंग में तो खैर जिस तरह से 126 रन 2 बॉलर ने दे दिए तो उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं रहती है। तो पिशावर के लिए तो डू और डाई है, बहुत कुछ सोचना होगा, जो भी गलती हुई है उसको देखना होगा। बॉलिंग लाइन जो है ना वो इतनी है। फिर लाहौर की टीम जो है वो कराची से इम्पोर्टेंट मैच लाहौर में हार गई है। शाहीन शाह अफरीदी को भी पता है कि उनके लिए भी मस्ट विन है, तो वो भी अपनी पूरी जान लगाएंगे। तो बॉलिंग को थोड़ा सा देखना होगा पिशावर की। और बैटिंग में भी आप देखेंगे पिशावर में जो TKC है या बाद के प्लेयर हैं वो कुछ इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। हारिस जो है वो बहुत जाना खेलते हैं, लेकिन मुख्तसर रहती है उनकी इनिंग्स। वो बहुत बड़ी इनिंग्स बहुत दिनों से नहीं खेल पाए। तो अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने PSL में, लेकिन शायद वो चीज नहीं है। तो बाबर की कप्तानी, उनकी बॉलिंग, सारी स्ट्रेटेजी और टाइम नहीं है। विद इन 24 आवर्स उनको दूसरा मैच खेलना है कल, और लाहौर जैसी बड़ी टीम से खेलना है, तो वो मैच भी बड़ा होगा। दोनों टीमों के लिए बड़ा ना से, बल्कि जाहिर है उससे हमें ये पता चलेगा कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कल का, एक तरह से सेमीफाइनल कह लें अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो टीम जीतेगी वो फिर
प्लेऑफ अगले में उस मरहले में पहुंचेगी। जाएगी। तो बहुत कुछ देखना होगा कल पेशावर को, और लाहौर को भी देखना होगा कि वो क्या परफॉर्मेंस उनकी रहती है। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वक्त क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया और बातें बहुत सारी हैं और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस के ऊपर ज़रूर तज्जिया भी होगा, तबसरा भी होगा, इस गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वक़ार हुसैन साहब का कि वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहे, मुनीरुल हक भाई का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ लाइन पर आए, अली रज़ा साहब का कि वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए उन्होंने ज्वाइन किया। जनाब, मैच का नतीजा आपके सामने है और आने वाले मैचेस के ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। अब देखना ही है कि पेशावर और लाहौर जो है वो मुश्किल मैच है, दोनों स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे कौन जाता है इसका फैसला मैच में होगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसके ऊपर आपसे ज़रूर डिस्कस भी करेंगे और आपके सवाल भी इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। इजाज़त लेनी होगी, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें।